नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे और जितने भी ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हम्म। पर कल की क्लास में मजा आ गया था, शाम वाली में। थैंक यू। तथास्तु की बात कर रहे हो ना आप, राहुल मीना? ये बात कर रहे हो आप? हाँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। और बताओ क्या चल रहा है आपका? सही है आप लोग? हम्म। ये खराब हो गया। देखो कुछ और होता। चलो बाबू स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से प्रत्येक छात्र अपने आपे में बेहतरीन है और आप लोग एकदम स्वस्थ हैं और किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं है। राइट। आ चुके छात्रों की बात बताऊं, संख्या हो चुकी है इनकी ठीक ठाक अच्छे लेवल पे। कितने हो चुके? 1460। प्रदीप, संदीप, अभिषेक पासवान, आशुतोष, अजय पांडे, अजय कश्यप, अक्षिता, आकांक्ष, अनिकेत तिवारी। ठीक है, अंजलि, अभिषेक पासवान। क्या हुआ? ले जा चल। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाबू, कल की क्लास में हम काफी कुछ चर्चाएं पहले ही कर चुके थे। अरे रे। अब ये बताइए कि कल की क्लास में हम कहां पर थे, क्योंकि मैं वहीं से आगे बातों को बढ़ाऊंगा। जहां तक मुझे समझ में आता है, कल की क्लास में जो हम बात कर रहे थे वो यहां पे कर रहे थे। 1935 अधिनियम के बारे में मुझे आपको बताना था। ऐसे ही था? ठीक है, ऐसे ही था। ठीक है, चलो। तो हेडिंग आप डाल लीजिए 1935 एक्ट। हेडिंग क्या डाल लेंगे आप बाबू? 1935 एक्ट। प्रियांशु लाडले इसमें की हेडिंग डालोगे आप? और हेडिंग आप लिखोगे 1935 का अधिनियम। 1935 वाला अधिनियम आप हेडिंग डाल लो तन। कौन सी हेडिंग है भाई साहब? 1935 अधिनियम हेडिंग है आपकी। 1935 एक्ट। 1935 एक्ट। 1935 एक्ट आपकी हेडिंग है। 1935 का अधिनियम आपकी हेडिंग है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बाबू? पूरा नाम है इसका भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम हेडिंग है इसकी। याद रखोगे या नहीं रखोगे? तो रख लेंगे। ठीक है, चलिए। भूपेंद्र, बच्चे, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लें या फ्यूचर ईयर, सवाल आपको यहीं से आएंगे। ठीक है। चलिए। हाँ बाबू, रात वाली क्लास दिल्ली पुलिस के लिए सही है बलराज, पढ़ सकते हैं बाबू आप। अब मेरी बात सुन लोगे? नहीं सुनोगे? हैं? मजे ले रहे हो ज्यादा? अब बाबू 1935 का अधिनियम जब भारत में आया, तो इसने भारत में आते ही सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट काम करे। जैसे ये भारत में आता है और इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा बड़े ही इंपॉर्टेंट से काम किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये प्रांत में द्वैत शासन को खत्म कर देता है। प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त किया। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया। शासन को समाप्त करता है। द्वैत शासन को समाप्त किया। प्रांतों में द्वैत शासन को इसने समाप्त कर दिया। अबोलिस्ड द्वैत शासन, यानी अबोलिस्ड डायarchy एट प्रोविंसेस। अबोलिस्ड डायarchy एट प्रोविंसेस, यानी प्रोविंसेस में डायarchy को खत्म कर दिया गया। प्रोविंसेस में डायarchy को खत्म कर दिया गया। अबोलिश डायarchy एट प्रोविंसेस, कि भाई प्रांतों में जो द्वैत शासन था इसको खत्म कर दिया गया। और प्रांतों में क्या शुरू किया जाता है? प्रांतों में एक एकीकृत शासन, इसको कहा जाता है स्वायत्ता। ठीक है, ऑटोनोमस गवर्नमेंट स्टार्टेड एट प्रोविंसेस। ऑटोनोमस गवर्नमेंट स्टार्टेड एट प्रोविंसेस। स्टार्टेड एट प्रोविंसेस। स्वायत्त सरकार, प्रांतों में स्वायत्त सरकार की शुरुआत की गई। प्रांतों में स्वायत्त सरकारों की, स्वायत्त सरकार की शुरुआत की गई। स्वायत्त सरकार की शुरुआत की गई। अब स्वायत्त सरकार का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्वायत्त सरकार का मतलब क्या होता है बाबू? स्वायत्त सरकार का मतलब समझना कि स्वायत्त सरकार का मतलब क्या होता है।
बाबू स्वायत्त सरकार के अंदर पता है क्या चीज बात होती है? प्रांतों का मतलब क्या होता है वो समझिए। क्षेत्र, राज्य, प्रांत होते हैं। जैसे उस समय जो इंडिया था वो कुछ इस प्रकार से था, धत्तरी के, ये है इंडिया, ठीक है, उस समय का इंडिया। जैसे इंडिया हो गया ना, छोटा सा बन गया मैप, तो वो इंडिया के अंतर्गत जो राज्य होंगे, जैसे ये वाला क्षेत्र है संयुक्त प्रांत हो गया, ये वाला क्षेत्र मध्य प्रांत हो गया, एमपी हो गया, ये ओडिशा प्रांत हो गया, ये बंगाल प्रांत हो गया, इस तरीके से वो प्रांत होते हैं, राइट। ये क्या होते हैं? वो प्रांत कहलाते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब स्वायत्ता का शुरुआत होने का मतलब क्या? स्वायत्त सरकार का मतलब क्या है कि अब वहां दायरकी नहीं चलेगी, अब वहीं का जो रूलर है वहीं वहां पे रहेगा, राइट। जी हाँ। नेक्स्ट आपका पॉइंटर है बाबू कि भैया केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया, राइट। क्या शुरू किया गया बाबू? केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया। स्टार्टेड डायरकी एट सेंटर। स्टार्टेड डायरकी एट सेंटर। स्टार्टेड डायरकी एट सेंटर। डायरकी स्टार्ट। स्वायत्ता का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट। बाबू स्वायत्ता का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, ऑटोनोमस गवर्नमेंट नहीं देख रहे आप? ऑटोनोमस गवर्नमेंट स्टार्टेड एट प्रोविंस, ठीक है। इसको ऑटोनोमस, ऑटोक्रेसी भी बोल सकते हैं, ऑटोनोमस गवर्नमेंट बोल लीजिए, राइट। जी हाँ। मतलब खुद से रूल होने लगा, वहां का कोई लोकल रूलर है वो अपने वहां पे रूल करने लगा, चंदन पंडित, ठीक है। चलिए थैंक यू बाबू, थैंक यू चंदू। अब चंदू भाई इसमें आप ये लिख लीजिए कि द्वैध शासन को स्टार्ट किया गया कहां पर? एट सेंटर। ये सवाल पूछा गया सेंटर में कब स्टार्ट किया जाता है, आप बताएंगे 1935 में, ठीक है। अब भारत को, भारत में ना पहले म्यांमार जो है, म्यांमार वो पहले भारत का हिस्सा था, अब उसको अलग कर दिया गया कि म्यांमार आज के बाद भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। तो म्यांमार को भारत से पृथक कर दिया गया। म्यांमार को, म्यांमार को भारत से 1937 में अलग कर दिया गया। 1937 में अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। म्यांमार को भारत से 1937 में अलग कर दिया गया। बिल्कुल भैया अंकुश, तथास्तु सीरीज दिल्ली पुलिस के लिए होगी। अब यहां ध्यान दो, ठीक है, कि म्यांमार को भारत के लिए, भारत से 1937 में अलग कर दिया गया। म्यांमार सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। म्यांमार सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1937। तो जो 1937 में म्यांमार भारत का हिस्सा था, अब वो अलग कर दिया, ठीक है, ये याद रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। इसके बाद 1935 का जो अधिनियम था, ये भारत में आने वाला सबसे बड़ा अधिनियम था। स्वायत्त सरकार को डिस्क्राइब करो, कार्तिक का कहना है। कार्तिक आप गांव से बिलोंग करते हैं शहर से? सर मैं गांव से करता हूं। आपके गांव में प्रधान है? हाँ जी सर हैगा। बेटा वो स्वायत्त सरकार चला रहा है, मतलब प्रधान वही बन रहा है जो कि तुम्हारे गांव का है, समझ में? वो स्वायत्त सरकार होती है। अच्छा, फिर डायरकी। डायरकी का मतलब होता है कि आपका जो प्रधान है वो डायरेक्टली कोई काम नहीं करेगा, वो किसी के अधीन काम करेगा। लेकिन आपका प्रधान तो डायरेक्टली भी काम कर लेता है, किसी के अधीन भी काम कर लेता है, वो ऑटोनोमस है। सर मैं तो ना रहता गांव में, मैं तो शहर में रहता हूं जी। अच्छा, तो आपके यहाँ चेयरमैन है? हाँ जी चेयरमैन है हमारे यहाँ का, वो स्वायत्त सरकार का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला सवाल, सिर्फ म्यांमार को अलग क्यों कर दिया? देखो ब्रिटिशर्स के लिए म्यांमार को संभालना मुश्किल पड़ रहा था, इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम म्यांमार के लिए अलग एक्ट लेकर आएंगे और भारत के लिए अलग एक्ट लेकर आएंगे, क्योंकि दोनों की ज्योग्राफी अलग है, इसलिए ऐसा किया गया, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ो। मेरे ख्याल से आप इस चीज को तो समझ पाए होंगे जो मैंने बताया है। यह भारत में आने वाला सबसे बड़ा अधिनियम था, यह भारत में आने वाला सबसे बड़ा अधिनियम है, आने वाला, भारत में आने वाला सबसे बड़ा अधिनियम है, सबसे बड़ा अधिनियम है।
ये भारत में आने वाला सबसे बड़ा अधिनियम है, ठीक है। दिस इज लॉन्गेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट एक्ट, इसको हम लॉन्गेस्ट एक्ट भी बोलते हैं, राइट। चलिए, तो लाडले सबसे बड़े अधिनियम की अगर मैं बात इसमें बता दूं तो हमें कैसे भी राके भाइयों सबसे बड़ा है, तो भाई इसका मतलब ये होता है कि इसमें ना सबसे ज्यादा पार्ट है, सबसे ज्यादा शेड्यूल्स है, सबसे ज्यादा आर्टिकल्स हैं। सर कितने आर्टिकल्स हैं बाबू? 321 आर्टिकल इसमें थे, अनुच्छेद इसमें थे, अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल सबसे ज्यादा है, 321 आर्टिकल्स हैं, ठीक है सर जी। इसके अलावा सर इसके अंदर पार्ट्स कितने थे? सर जी इसके अंदर 14 आपको देखने को मिलते हैं, 14 पार्ट्स, 14 भाग देखने को मिलते हैं। और बाबू इसमें आपको देखने को मिलते हैं जो शेड्यूल्स हैं, 10 शेड्यूल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, राइट। शेड्यूल्स कितने हैं भाई जी? इसमें 10 शेड्यूल्स हैं, 10 अनुसूची शेड्यूल। लिख लिया आपने? बहुत बेहतरीन, ठीक है, चलो याद रखना। नोट करो, मैं तुम्हें बताता हूँ हेमंत क्या कह रहा है, आप नोट करो बच्चे, जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो नोट करेंगे। हेमंत की बताता हूँ, हेमंत नाम का एक क्लास में लड़का है, कह रहा है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ सर कितने अच्छे हैं, फिर मैं सोचता हूं कि अगर इतने ही अच्छे हैं तो विवाह क्यों नहीं किया। भाई मैंने इसीलिए विवाह नहीं किया क्योंकि फिर मैं अच्छा थोड़ी रहूंगा, है। ठीक है, मनीष क्या हुआ भाई? सर बता दीजिए। हाँ, ये दिक्कत है भाई मनीष, नोट कर लिया। साइंस भाई जल्दी स्टार्ट होगी, मैं साइंस नहीं पढ़ाता भाई, ठीक है, मैं साइंस नहीं पढ़ाता। अब 1935 अधिनियम में निर्मित प्रमुख, 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित प्रमुख, संस्थाएं या कह सकते हैं प्रमुख निकाय, इंपोर्टेंट कमीशंस, इंपोर्टेंट बॉडीज, क्रिएटेड बाय दिस एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा ना कुछ बॉडीज बनाई गई हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। बताइए सर जी। बाबू जब 1935 का अधिनियम ने भारत को हिट किया तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हम एफपीएससी बना देते हैं, जो पहले पीएससी था उसको एफपीएससी बना दिया गया, राइट। क्या बना दिया गया? एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया। तो इसमें हो जाएगा एफपीएससी की स्थापना। एफपीएससी का मतलब क्या होता? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब क्या है? संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग क्या है बाबू? संघीय लोक सेवा आयोग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है सर जी। अब बाबू संघीय लोक सेवा आयोग जो पहले कब बना था? अगर आपको याद हो तो मैंने इसको 1926 में जो पीएससी बना था, 1987 में जो पीएससी बना था वही अब एफपीएससी बन चुका है। जो 1926 में पीएससी बना था, पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, वही अब एफपीएससी बन चुका है, राइट। चलिए ठीक है तिवारी, मैं बता दूंगा, रिकॉर्डेड बैच है। हाँ भैया रिकॉर्डेड है ये, ठीक है। आगे बढ़िए आप, ठीक है। इसके बाद 1934 में एक आरबीआई एक्ट आया था, 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था। एक एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आया था, ठीक है। तो जो 1934 में आरबीआई एक्ट आया था उसके बेसिस पर 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। इसी के बेसिस पर 1935 में
आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, आरबीआई की स्थापना बाबू कर दी गई, राइट, दैट इज वेरी गुड। आरबीआई की स्थापना कर दी गई 1935 में, ठीक है, 1935 में आरबीआई की स्थापना कर दी गई। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं है, ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है, ये एफपीएससी हो गया, ये आपका 1934 में आरबीआई एक्ट हो गया, आरबीआई की स्थापना हो गई। आरबीआई की स्थापना कहां पर हुई थी सर जी? ये हुई थी कोलकाता में, कोलकाता में हुई थी, कोलकाता, कोलकाता में हुई थी, कोलकाता में। लेकिन 1937 में बॉम्बे पहुंचा दिया गया हेडक्वार्टर, बॉम्बे हेडक्वार्टर पहुंचा दिए गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली। इसमें क्या होता है कि 1937 में भारत का संघीय न्यायालय बनाया गया, ठीक है। चलिए, यानी 1937 में 1937 में भारत का संघीय न्यायालय बनाया गया, संघीय न्यायालय बनाया गया, संघीय न्यायालय बनाया गया। अब संघीय न्यायालय क्या चीज है? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। 1937 में क्या बनाया गया? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट बनाया गया। तो 1937 में फेडरल कोर्ट भी बनाया गया, राइट, वेरी गुड। अब बच्चे पूछ रहे कौन बनाएगा? भैया ये राजमिस्त्री थोड़ी है, अब राजमिस्त्री थोड़ी है जो बनाएंगे। अब ब्रिटेन सरकार एक्ट भेज रही है, उसके हिसाब से बनना है, ये समझते नहीं हो तुम? चलो, फेडरल कोर्ट 1937 में बना है, और आगे चल गए ना, यही फेडरल कोर्ट जो होगा यही 1949 में, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं 1950 में, 26 जनवरी 1950 में यही बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय यही बनेगा, न्यायालय यही बनेगा। और यही नहीं, अभी और सुनिए, 28 जनवरी में ये अपनी वर्किंग शुरू कर देगा, कार्य प्रारंभ, 28 जनवरी 1950 कार्य प्रारंभ कर देगा, कार्य प्रारंभ कर देगा, कार्य प्रारंभ, ठीक है। वर्किंग कब स्टार्ट करता है? ये 28 ऑफ जनवरी 1950, ठीक है। सांगवान डट जा बाबू, अभी मैं पूछूंगा, है ना, इस पर थोड़ा सा लिख लो, फिर मैं बात करता हूं, ये जरूरी है। सवाल पूछा जाएगा कि यहां पर संघीय लोक सेवा आयोग आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है सर जी, ठीक है। तो जो संघीय लोक सेवा आयोग आपको देखने को यहां पे मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था। बाबू यहां जो आपको संघीय लोक सेवा आयोग देखने को मिल रहा है, इसका 1926 में प्रथम अध्यक्ष बन चुका था, तो प्रथम अध्यक्ष इसका देखने को मिलता है रॉस बर्कर। अब जानते हैं इनको। फर्स्ट चेयरमैन कौन है? फर्स्ट चेयरमैन, पहला चेयरमैन कौन हो जाएगा? रॉस बर्कर, रॉस बर्कर, ठीक है सर जी। फिर ये आरबीआई का पहला गवर्नर कौन होगा? ठीक है बाबू, जो आरबीआई यहां पे बनी है, इसका पहला गवर्नर कौन होगा? बताना पड़ेगा। हाँ जी सर बता दो। तो वो पहला गवर्नर बनता है ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ आपको देखने को मिलता है। फेडरल कोर्ट में बात करूं तो प्रथम जज आपको कौन देखने को मिलता है? फेडरल कोर्ट में प्रथम जज कौन देखने को मिलता है? प्रथम जज मॉरिस गवेयर, मॉरिस गवेयर, याद रखोगे। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1 अप्रैल 1949। मेरे हाथ पे कोई टैटू नहीं है, नो, मैं कभी ना टैटू है मेरे हाथ पे और ना मैं बनवाऊंगा कभी, ठीक है। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, वो मैं बता देता हूं। राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन वो कब होता है?
1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1949 में होता है। 1 अप्रैल 1949 आयोग का मतलब ही कमीशन होता है अमितेश। ठीक है, आनंद किशोर बाबू आप जो चाहे पढ़ सकते हैं। अजय कौन है ये व्यक्ति जिसका नाम ले रहे हैं आप? अब ये बताइए, आपको समझ में आया? ये 3 पॉइंटर आपको यहाँ लिखने थे, कृपया करके इनको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यार करंट अफेयर 1 साल पुरानी पढ़नी होती है। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है अब ये भारत सरकार के अधीन काम करेगा। शुरुआती तौर पर आरबीआई ब्रिटेन गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहा था, लेकिन 1 अप्रैल 1949 के बाद भारतीय गवर्नमेंट के अधीन काम करना शुरू करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक है बाबू रविंद्र। अच्छा, आगे बढ़ता हूं। ये 3 चीज आपने लिख ली, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमें पता लगता है कि भारत में पहला आम चुनाव इसी अधिनियम के आधार पर शुरू हुआ। उसको हम लिखते हैं भारत में पहला आम चुनाव। भारत में पहला आम चुनाव, पहला आम चुनाव, भारत में पहला आम चुनाव, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया। पहला आम चुनाव, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया, इलेक्शन इन इंडिया, इन इंडिया, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया। भारत में पहला आम चुनाव जो जनरल इलेक्शन हुआ है भारत में पहला, कब होता है बाबू? 1935 अधिनियम के आधार पर, 1935 एक्ट के आधार पर, एक्ट के आधार पर, 1935 एक्ट के आधार पर, बेस्ड ऑन 1935 एक्ट, बेस्ड ऑन 1935 एक्ट, बेस्ड ऑन 1935 एक्ट, 1935 अधिनियम के आधार पर शुरू होता है। और बाबूजी एक बात बताऊं, सर जी बता दो, सर तगड़े लेवल पे बता दो, तो वो भारत में पहला आम चुनाव ये शुरू होता है और ये 1937 में हुआ। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया कब हुआ बाबू? 1937 में। ठीक है, चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, पॉलिटी कैसे याद करें? 2-4 बार रिवाइज करके। ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूं, जबकि मैं बात कर रहा हूं तो भारत एक हिस्से में नहीं था, भारत अलग अलग हिस्से में बटा हुआ था। कैसे बटा हुआ था मैं आपको मैप पे समझाता हूं। देखो, पहले प्राचीन समय में तो भारत बिल्कुल अलग था, अखंड भारत एक अलग चीज है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 1937 में भारत की दशा क्या थी। ये मैप बनाने की आपको जरूरत नहीं है, मैं एक्सपर्ट हूं तो मैं बना सकता हूं, आपको बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। खराब कर लिया। कुछ इस प्रकार से आपका भारत का कुछ हिसाब किताब देखने को मिलता है। इसी तरीके का है भारत, है नहीं? इसी प्रकार का है ना भारत बाबू? हाँ जी। अब अगर मैं बात करूं, जबकि मैं बात कर रहा हूं 1937 की मैं बात कर रहा हूं, इस समय क्या था मैटर, ये जो भारत है ना सर, इसमें अलग अलग प्रकार के हिसाब किताब थे। जैसे कि मैं आपको बताना शुरू करता हूं, जैसे संपूर्ण भारत पे ऐसा नहीं है कि पूरा भारत एक ही हिस्सा था, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे पहली बात तो इस समय सर पाकिस्तान भी तो देखने को मिलता था, अच्छा तो वो भारत का हिस्सा था? ये भी भारत में ही है। अच्छा, म्यांमार अलग हो चुका है, ये वाला जो हिस्सा है
जो आज की डेट में हमारा बांग्लादेश है वो भी भारत में ही है। तो इसमें आपको मान के चलो कि कुछ हिस्सा मैं ना चाहता हूं, जैसे देसी रियासतें हैं कुछ, लाइक ऐसे, ये देसी रियासत, ये देसी रियासत, ये देसी रियासत है, ये देसी रियासत है, यहां देसी रियासत है, यहां देसी रियासत है, ये देसी रियासत है, ये देसी रियासत है, ठीक है, यहां देसी रियासत है, यहां देसी रियासत है, ये देसी रियासत है, ये देसी रियासत है, ये देसी रियासत है, यानी कहीं किसी और का कब्जा है, यहां पर देसी रियासत है, ठीक, यहां देसी रियासत है, यहां देसी रियासत है, यहां देसी रियासत है, यहां है देसी रियासत, ठीक। तो बाबू ये क्या है, ये देसी रियासत है, राइट, ठीक है। बाकी का बचा हुआ क्षेत्र ब्रिटिश प्रांत कहलाएगा, ठीक है, बाकी का बचा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा, ब्रिटिश प्रांत। तो कहने की बात के छोटे छोटे हिस्से देसी रियासत है, ठीक है, बाकी के ब्रिटिश प्रांत हैं, और ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत सीमा रेखाएं बदली हुई हैं। बदली हुई सीमा रेखाएं आपको देखने को मिलती हैं, जैसे एक हिस्सा आपका इस प्रकार से कुछ क्रिएट हो गया, एक हिस्सा आपका ऐसे क्रिएट हो गया, एक यहां पे आपका हिस्सा क्रिएट है, एक यहां क्रिएट है, यहां एक अलग हिस्सा है, यह मराठावाड़ अलग हो गया, यह उड़ीसा अलग हो गया, यह पूरा का पूरा बंगाल अलग है, यह बिहार क्षेत्र अलग है, यह क्षेत्र अलग है, यह अलग क्षेत्र है, यह केरला क्षेत्र है, मैसूर क्षेत्र है, ठीक है, यह अलग क्षेत्र आपका है, यह उत्तर प्रदेश का पूरा एरिया है, यह सर्टेन एरिया है, यहां अलग क्षेत्र है, यहां अलग क्षेत्र है, यह क्षेत्र अलग है। तो कहने की बात क्या हुई, कुछ क्षेत्र अलग है, कुछ क्षेत्र अलग है। अब इन सबका मतलब समझिए, ठीक है, आपको मैप नहीं बनाना है, ठीक है, आप समझिए मैं क्या बता रहा हूं। यहां पर आपको 3 प्रकार के भारतीय क्षेत्र थे, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं, ये 1937 की स्थिति है, ये 1937 की स्थिति है, दिस इज 1937 इंडिया की स्थिति ये है। मैप नहीं बनाना, सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। तो इस पे आपको क्षेत्र देखने को मिलते हैं अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार से क्षेत्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब उस क्षेत्र को समझिएगा किस प्रकार से क्षेत्र है। तो इसमें जो आपको ये वाला कलर देखने को मिल रहा है, ये ब्रिटिश प्रांत है, ठीक है। जो आपको ये वाला कलर देखने को मिल रहा है बाबू, ये है ब्रिटिश प्रांत। इसका मतलब क्या है, इसको बोलेंगे ब्रिटिश प्रोविंस, प्रोविंस। इसका मतलब ये होगा कि यहां पर कानून बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटेन की है, प्लस यहां से टैक्स कौन लेगा, ब्रिटेन ही लेगा। इसके बाद जो हरा कलर आपको यहां देखने को मिल रहा है, ग्रीन कलर, ये है बाबू देसी रियासत, देसी रियासत है, इनको बोलेंगे देसी रियासत को क्या बोलेंगे, प्रिंसली स्टेट। और यहां पर टैक्स लेने की जिम्मेदारी ब्रिटेन की नहीं है, टैक्स लेने की जिम्मेदारी किसकी है, फिर वहां के लोकल रूलर की। किसकी, लोकल रूलर की, ठीक है, वहां के लोकल रूलर की है जिम्मेदारी है। इसके अलावा क्या सर कोई और क्षेत्र नहीं था, बाबू और क्षेत्र भी थे। जैसे सफेद क्षेत्र को मैं बताऊं, यहां पर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सफेद क्षेत्र भी थे, जैसे ये क्षेत्र हो गया अंडमान निकोबार, ये दूरस्थ क्षेत्र थे, इन पर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था, बट ब्रिटिशर्स कहते थे ये हमारा हिस्सा है, कोई अगर इस पे अटैक करेगा, जैसे यहां लक्षद्वीप है, कि कोई इस पे अटैक करेगा तो हम उस पे अटैक कर देंगे। जैसे यहां पर अहोम किंगडम है असम, इस पर ब्रिटेन का कंट्रोल ही नहीं था, इस हिस्से पर ब्रिटेन का कंट्रोल नहीं था, यहां ब्रिटेन का कोई कंट्रोल नहीं था, इनिशियली ब्रिटेन का कंट्रोल यहां भी नहीं था। कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां ब्रिटेन का कंट्रोल नहीं था, बात है सबने, उनको दूरस्थ क्षेत्र बोलते थे। और ब्रिटेन की 4 थी कैपिटल, है जी, एक जगह 4 कैपिटल। दरअसल वो कैपिटल नहीं, उनको बोलते थे कमिश्नरी क्षेत्र। जैसे आज की डेट में भारत की जितनी भी डिसीजन बड़े बड़े होंगे वो हमारे कहां से लिए जाएंगे, हमारी राजधानी से। तो भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। उसमें पूरा का पूरा मैटर संभालना था। और जब देखो एक अच्छी क्लास है तो उसको आप आसानी से संभाल लोगे, बट अगर आपकी क्लास में बालक शोर करते हैं, दंगा करते हैं, तो आप आसानी से नहीं संभाल पाएंगे, आपको सख्ती बरतनी पड़ेगी। राज्य में सख्ती बरती जाती है राजधानी बनाकर, और इन्होंने राजधानी बनाई है अपनी 4, जिनको कमिश्नरी क्षेत्र बोला। एक राजधानी यहां पर, एक राजधानी यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। दरअसल ये राजधानी नहीं कह सकते, कमिश्नरी क्षेत्र होंगे। तो ये वाला कमिश्नरी क्षेत्र अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। 4 कमिश्नरी क्षेत्र देखने को मिलते थे, यहां लिख रहा हूं 4 कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र देखने को मिलते थे। इनको बोलेंगे कमिश्नरेट, कमिश्नरेट इनको बोलेंगे। आपकी किताब में इसकी व्याख्या नहीं है, परंतु मैं कर रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाए। कहां कहां पे, एक तो कुर्ग, कुर्ग कर्नाटक, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान,
ये दिल्ली और ये अजमेर, ये हो जाएगा। अब सर जी आपने एक बात बताई इस वाले पेज पर कि इलेक्शन होना था, भारत में पहला आम चुनाव होना था 1937 में, हुआ कहां पर हुआ था बाबू? वो केवल ब्रिटिश प्रांत में हुआ। जो आपको ये कलर दिखाई दे रहा है केवल इसी जगह पे वो चुनाव हुआ है। आप लिखना 1937 में चुनाव हुआ, 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। अब जो नोट करने वाले बच्चे हैं वो परेशान हो जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। आपको भैया ये सब कुछ नोट नहीं करना, पीडीएफ मिल जाएगी, आपको केवल यहां से लेकर यहां तक नोट करना है। इसमें आप लिखेंगे कि क्या हुआ। इसमें 6 जगह कांग्रेस जीती, स्पष्ट 6 जगह कांग्रेस जीती, 2 जगह कांग्रेस का गठबंधन जीता, गठबंधन जीता यानी अलायंस, गठबंधन का मतलब होगा अलायंस। और बाबू 3 जगह अदर पार्टी जीती। 3 कौन सी पार्टी जीती? अदर्स। नेक्स्ट पेज पर मैं इसका ब्यौरा दूंगा, आराम से नोट करो बाबू। हाँ भाई, आप समझ पाए? थैंक यू बाबू, थैंक यू। ओके अतुल सर, ओके ओके अतुल, मैं देखता हूँ बाबू, ठीक है मैं देखता हूँ। ओके आगे बढ़े बाबू, ठीक है। बहुत प्यार से समझना इसके आगे क्या होता है। तो जैसा मैंने बताया, चुनाव, भारत के पहले चुनाव, पहले आम चुनाव, जनरल इलेक्शंस। तो बाबू ये जनरल इलेक्शन कितने स्थानों पर हुए हैं? सर जी ये 1937 में हुए थे। कितने स्थानों पे हुए हैं लाल? सर 11 प्रांतों में। प्रांत क्या होते हैं सर? एरिया होता है प्रांत, यार कैसी बात करते हो तुम। मैं ठीक है बाबू, तो बताओ सर इसको एलाबोरेट करो। मैं ठीक है बाबू, ये लो, यहां जीतेगी 6 में कांग्रेस जीतेगी। कहां कहां जीत गई कांग्रेस? सर यह कांग्रेस जीती है आपकी संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत को कहा जाता है यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस। संयुक्त प्रांत को कहा जाता है यूनाइटेड प्रोविंस। दूसरा मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश एमपी। फिर आपको देखने को मिलता है बिहार, फिर आपको देखने को मिलता है उड़ीसा, उड़ीसा। फिर आपको देखने को मिलता है बॉम्बे, और फिर देखने को मिलता है मद्रास। बॉम्बे, बॉम्बे, फिर देखने को मिलता है मद्रास, मद्रास। ठीक है चलिए। गठबंधन का मतलब होता है कि कुछ छोटी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी, 1885 में।
दो जगह जीता है कांग्रेस गठबंधन, कांग्रेस अलायंस गठबंधन। एग्जाम में सवाल आया है कि कांग्रेस का गठबंधन चुनाव कब जीता था। कांग्रेस अलायंस, कांग्रेस अलायंस। ठीक है, कहां से? असम से, असम से और उत्तरी सीमा प्रांत से, नॉर्थ बाउंड्री स्टेट, उत्तरी सीमा प्रांत से जीता है, नॉर्थ बाउंड्री स्टेट से, नॉर्थ बाउंड्री स्टेट, नॉर्थ बाउंड्री स्टेट। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आप इसमें देखेंगे और समझेंगे अदर पार्टीज कहां कहां जीती है। जैसे अदर पार्टी जीती हैं बंगाल में, बंगाल में जीती प्रजा कृषक पार्टी, प्रजा कृषक पार्टी बंगाल में जीती। पंजाब में जीती यूनिनिस्ट पार्टी, यूनिनिस्ट पार्टी, यूनिनिस्ट पार्टी, यूनिनिस्ट पार्टी। और बाबू सिंध में जीती मुस्लिम लीग। तो ये है मुस्लिम लीग कांग्रेस के सामने, यह है मुस्लिम लीग का वर्चस्व कांग्रेस के सामने। बात ही समझ? ठीक है, चलिए। ठीक है नीरज, उसका इंतजाम करा रहा हूं बाबू, ऐसा इंतजाम करा दूंगा एक ही बार में पार्किंग है। ठीक है चौहान साहब, इसमें आप लिखेंगे कि प्रजा कृषक हो जाएगा, प्रजा कृषक, प्रजा कृषक पार्टी। ये हो जाएगा बाबू यूनिनिस्ट पार्टी, यूनिनिस्ट। और ये हो जाएगा मुस्लिम लीग, लीग। तो ये कुछ इस प्रकार से पार्टी यहां पर चली है। तो ये बढ़िया तरीके से पार्टी बन गई, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दूर दूर तक, काफी लंबे समय तक ये चीज ठीक भी चली। लेकिन इसके बाद आ जाएगी अब दिक्कत, मैं उसी के बारे में अगले पेज पर पढ़ाऊंगा। आप मुझे बता दीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, फटाफट। शैलेश बाबू, मैं आपकी बात से ताल्लुकात रखता हूं, परंतु यार कुछ चीजें जरूरी होती हैं कई बार। ठीक है, आप टेंशन मत लो, आपकी बात पे ध्यान दिया जाएगा। आप इसे नोट करो, नोट करती बताओ। प्रणाम भाई गुलशन। पहले सब ये सफर की शुरुआत है, एक बार आदी हो जाइए, फिर आप समझ जाएंगे क्या क्यों हो रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो भाई रक्षा, आगे बढ़ते हैं। सब कुछ बढ़िया हो गया, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी होती है परेशानी, तभी परेशानी आपको देखने को मिलती है। परेशानी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। 1937 की बात आगे बढ़ते हैं, दैट इज 1930। इसके बाद क्या होता है वो समझिए। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब उसकी बात होती है दिक्कत। ठीक है, चलिए। 1939 से लेकर और 45 के बीच में आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। यह क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, युद्ध चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था बाबू? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट वॉज द एरा ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट वॉज द एरा ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, चलो इसके बारे में समझिएगा कि इसमें देखो, आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपके टॉपिक में नहीं है, ठीक है, चलिए। लेकिन इसमें आप समझिएगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना बाबू, इसमें एक तरफ तो है धुरी राष्ट्र, एक है मित्र राष्ट्र। एक तरफ तो है बाबू मित्र राष्ट्र, दीज आर फ्रेंड नेशंस, फ्रेंड नेशंस। दूसरी तरफ है बाबू धुरी राष्ट्र,
ध्रुवी राष्ट्र यानी एक्सल नेशंस, एक्सल नेशंस। दोनों में क्या फर्क आया सर, एक्सल नेशंस और फ्रेंड नेशंस में? सर एक्सल नेशन और फ्रेंड नेशंस में दो प्रकार के फर्क हैं, बताइए कैसे हैं? जो मित्र राष्ट्र आपको देखने को मिला इसमें है आपके यूएसए, यूके, यूएसएसआर, कनाडा, ऐसे देश हैं। जो धुरी राष्ट्र है उसमें कौन है सर? इसमें है जर्मनी, इटली, इटली, जापान, सिंगापुर, म्यांमार, ये लोग हैं। ठीक है, चलिए। सारे देश मिलकर एक साथ किस देश, एक देश पर हमला किए थे? ना ना ना, हुआ क्या था, जर्मनी ने पोलैंड से कहा था कि तुम हमारे साथ मर्ज हो जाओ। जर्मनी का तानाशाह कौन था? दैट वाज एडोल्फ हिटलर। तो हिटलर ने कहा था कि भैया क्या नाम है तेरा, पोलैंड, तू हमारे साथ मिल जा। वो मिलने की बजाय शिकायत करने के लिए यूएसए के पास चला गया, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव। तो जर्मनी ने उसको रास्ते में उठवा दिया, हिटलर ने उसको मरवा दिया। तब स्टार्टिंग होती है जर्मनी और पोलैंड के बैटल की। जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया, पोलैंड की सुरक्षा के लिए यूएसए ने जर्मनी पर अटैक कर दिया। देन ये वॉर बढ़ती चली गई। बट यहां आप ये देख रहे हैं यूके। अच्छा, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए जर्मनी, हालांकि सेम ही होगा, जर्मनी, इटली, जापान। ये होगा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सोवियत संघ बोलते हैं इसको, सोवियत संघ, और कनाडा। मैं मेन बता रहा हूं, खाली सारे नहीं बताए। ठीक है, यूएसएसआर क्या है, इसको सोवियत संघ, आज की डेट में रूस है ये। अब यहां समझना, तो यहां ब्रिटेन भी आपको देखने को मिल रहा है, राइट? यूके यानी ब्रिटेन भी देखने को मिलता है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए। तो ऐसी परिस्थिति में मेरी बात को समझना वो बहुत ध्यान से। ब्रिटेन भारत की सेना चाहता है ताकि वो विश्व युद्ध में प्रयोग कर पाए। ब्रिटेन भारतीय सेना को, भारतीय सेना का प्रयोग वर्ल्ड वॉर 2 में चाहता है। वर्ल्ड वॉर 2 में चाहता है, ब्रिटेन चाहता है कि वह इसको यूज कर ले। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। तो ब्रिटेन want to use Indian army for use in वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वो इंडियन आर्मी का यूज करना चाहता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी परिस्थिति में कुछ बातें बिगड़ जाती हैं, कुछ बातें सुधर जाती हैं, कुछ बातें इधर, कुछ बातें उधर। कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती, कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती, कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती। कांग्रेस ने मना कर दिया, कांग्रेस डिनाइड। कांग्रेस ने क्या कर दिया, वो कांग्रेस डिनाइड, कांग्रेस ने मना कर दिया कि भाई हम ऐसा नहीं होने देंगे। सिंपल, कांग्रेस है भैया, क्योंकि इलेक्शन में जीती पड़ी यार कांग्रेस, कांग्रेस मना कर दिया, नहीं चाहते भैया हम ऐसा। अच्छा, 1939 में कांग्रेस का सेशन कहां हुआ था? 1939 में कांग्रेस का सेशन कहां हुआ था? कांग्रेस सेशन, अधिवेशन कहां हुआ था? 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था बाबू? ठीक है, चलिए। तो 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, बताओ। तब 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में, त्रिपुरी कर्नाटक, त्रिपुरी में देखने को मिला था, त्रिपुरी कर्नाटक में, त्रिपुरी कर्नाटक में, त्रिपुरी कर्नाटक। त्रिपुरी कर्नाटक में आपको देखने को मिला है। ठीक है, याद रखना, त्रिपुरी कर्नाटक में ये सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, ओके सर।
इसके हेड कौन है बाबू? इसके हेड देखने को मिलते हैं सुभाष चंद्र बोस। इसके हेड कौन है? हेड सुभाष भाई है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र देखने को मिल जाएंगे, सुभाष चंद्र आपको देखने को मिल जाएंगे बिना परेशानी के। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी आपको फिर से इशू नहीं होगा। इशू है तो बताएं, हालांकि होना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी है तो बताइए फटाफट से, ठीक है? फटाफट बताइए। ठीक है, चलो। सर कांग्रेस का मुख्यालय बाबू त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश है। हाँ, त्रिपुरी। मैंने यार बेलगांव लिख दिया। रुक जाओ भाई, एक इसको चेंज कर देना। ये कर्नाटक में नहीं है, मध्य प्रदेश में ही है। मुझे बेलगांव याद रहा, मैंने बेलगांव की वजह से लिख दिया। ये मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी कहां है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सुभाष चंद्र है इसका हेड, मध्य प्रदेश में ही है। एमपी में, एमपी में। तो सुभाष चंद्र आपको यहां देखने को मिल जाएंगे, सुभाष चंद्र। तो सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि भैया पता है मैं क्या चाहता हूं, कि क्योंकि ब्रिटेन को हमारी आर्मी चाहिए, हम ब्रिटेन पर अटैक कर देते हैं। इससे पहले देखो, मैं बहुत प्यार से बता रहा हूं ये बात, सुभाष चंद्र बोस को पता था कि ब्रिटेन हमारी आर्मी को यूज करेगी ही करेगी। ठीक है, सुभाष चंद्र क्या हुआ है ब्रजेश लाल, मुझे बताओ क्या इशू है? जीएस की जो भी इशू है आप लिख दो, मैं देख लूंगा। अब मेरी बात सुनो, सुभाष चंद्र बोस को पता था कि आर्मी यूज होके रहेगी, तो क्या करें? सुभाष चंद्र बोस का कहना हम अटैक कर देते हैं ब्रिटेन पर गांधी जी इस बात के खिलाफ थे। ठीक है, याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटेन के खिलाफ हिंसक कार्रवाई चाहते थे, ब्रिटेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई चाहते थे, सैन्य कार्रवाई के पक्ष में थे, कार्यवाही के पक्ष में थे, चाहते थे आर्म्ड एक्शन। तो सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे? आर्म्ड एक्शन अगेंस्ट, आर्म्ड एक्शन अगेंस्ट, आर्म्ड एक्शन अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस किसके? ब्रिटेन। आर्म्ड एक्शन अगेंस्ट ब्रिटेन। इनका कहना है कि ब्रिटेन के खिलाफ आर्म्ड एक्शन करेंगे, मारते हैं ना, पीट देते हैं। गांधी जी ने मना कर दिया, प्लस गांधी जी की और सुभाष चंद्र बोस की तू मैं भी हो गई। सर क्या सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्वेंट थे? जी हाँ, ठीक है, पीसी आईसीएस अधिकारी थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया बाबू? रिजाइन कर दिया। गांधी जी के साथ विवाद हुआ और रिजाइन कर दीजिए। गांधी जी के साथ विवाद पर रिजाइन कर दिया, विवाद के कारण त्यागपत्र दिया, कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी के साथ विवाद के कारण त्यागपत्र दिया, त्यागपत्र। रिजाइन बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट विद एम के गांधी। रिजाइंड, रिजाइंड बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट विद महात्मा गांधी। महात्मा गांधी में डिस्प्यूट की वजह से ऐसा किया गया है। ठीक है, चलिए ओके बाबू। अब डिस्प्यूट भाई हो गई, दिक्कत हो गई सर जी, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हुई। अब क्या करें जी? अब करना क्या था? कांग्रेस का ये जो सेशन था, अब इसको इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इस सेशन को बाद में पूरा किसने किया है? ठीक है, इट वॉज लेटर कंप्लीटेड बाई, ठीक है, बाद में अध्यक्ष कौन है इस अधिवेशन के, अधिवेशन के अध्यक्ष की भूमिका, अध्यक्ष सुभाष जी के बाद कौन बने? सुभाष जी के बाद कौन बने? सुभाष जी के बाद कौन बने? सुभाष जी के बाद कौन, के बाद कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। फिर इस मीटिंग को किसने संभाला? इधर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला। अच्छा, उधर ब्रिटेन ने क्या काम करा? ब्रिटेन ने जबरदस्ती, ब्रिटेन ने जबरदस्ती भारतीय सेना का प्रयोग कर दिया। समझ रहे हो? जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था वही हुआ। मैं नेक्स्ट पेज पर उसको लिखूंगा। ठीक है ना?
कार्यवाही चाहते थे बाबू, ये लिखा हुआ कार्यवाही चाहते थे, सैन्य कार्यवाही चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस सैन्य कार्यवाही चाहते थे, ये लिखा हुआ है। चलो, तो इसमें याद रखना कि लेकिन होता यह है, लेकिन ब्रिटेन सरकार ने, बगैर कांग्रेस की इच्छा के, बगैर कांग्रेस की इच्छा के 1939 में भारतीय आर्मी का प्रयोग किया। 1939 में भारतीय सेना का प्रयोग वर्ल्ड वॉर 2 में किया। तो कहने की बात क्या हुई, बट ब्रिटिशर्स यूज्ड इंडियन आर्मी in 1939 विदाउट कांग्रेस परमिशन। सर ये तो बड़ी दिक्कत है। अब क्या होगा? होगा वही जो सोचा नहीं। होगा क्या, वो समझ लीजिए। होगा वही जो सोचा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको समझ में आएगा, ठीक है, ऐसी परिस्थिति में आपको समझ में आएगा कि यहां पर कांग्रेस इस बात से नाराज हो गई, कांग्रेस नाराज हो गई, कांग्रेस नाराज हो गई और 22 दिसंबर को कांग्रेस ने हर जगह से रिजाइन दे दिया। दिसंबर 1939 कांग्रेस ने प्रत्येक स्थान से रिजाइन दिया, प्रत्येक प्रांत से रिजाइन दिया, त्याग पत्र दिया। कांग्रेस रिजाइन फ्रॉम ईच प्रोविंस। इसको कैसे लिखेंगे? कांग्रेस रिजाइन फ्रॉम ईच प्रोविंस, कांग्रेस रिजाइन फ्रॉम ईच प्रोविंस, कांग्रेस रिजाइन फ्रॉम ईच प्रोविंस। ठीक है, चलो राइट, याद रखिएगा। 22 दिसंबर 1939 में कांग्रेस ने प्रत्येक प्रांत से रिजाइन दे दिया। ठीक है बाबू, इस दिन को मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया है। इससे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कहा। इसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कहा। इसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कहा। मुस्लिम लीग कॉल्ड एज मुस्लिम लीग called it मुक्ति डे। थैंक यू डे या मुक्ति डे? थैंक यू डे और मुक्ति डे। ठीक है, मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस कहा, धन्यवाद दिवस कहा। मुस्लिम लीग कहती है चलो पहली बार भारत को कांग्रेस से छुटकारा मिला। मुस्लिम लीग ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुस्लिम लीग कहती थी कि कांग्रेस एक बीमारी है। ठीक है, नहीं अजय हाँ नहीं दिया, वो आगे दिया वो। ठीक है, बिल्कुल दीक्षा हो जाएगा। चलो ठीक है, तो बाबू आज की आपकी जो बातें हैं वो यहां तक रहेंगी। ठीक है, चलो इसमें आप लिख सकते हैं ब्रिटेन यूज इंडियन आर्मी विदाउट कांग्रेस परमिशन। कांग्रेस का कहना था कि यार देखो आपने हमें नेता बनाया हुआ है लेकिन हमारा तो कुछ चलता ही नहीं है। डेट बाबू 22 दिसंबर 1939। चलो बड़ा अच्छा रहा भाई। ठीक है, आज की क्लास बहुत बेहतरीन थी। अब आपसे मिलते हैं शाम को 8 बजे वहीं अपने तथास्तु सेशन में यूट्यूब जीत राणा जीएस पर। अच्छे से पढ़ते रहिए। कल हम आगे बात करेंगे, कल हम बंगाल के बारे में, बाकी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।